3 कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए तैयारियों की समीक्षा की। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी। और समर्थन मूल्य पर पहले दिन प्रदेश के 30,000 किसानों ने बेचा 88,000 मीट्रिक टन धान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। कृषि कानून वापसी संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी के साथ तीनों कृषि कानून आधिकारिक रूप से रद्द हो गए हैं। संसद के दोनों सदनों से इसे शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही पास करा लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के दिन इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और आंदोलन कर रहे किसानों से वापस अपने अपने घर जाने की अपील की थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए इसकी त्वरित पहचान और बचाव के लिए प्रदेश में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने विदेशों की यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वालों की स्क्रीनिंग और आवश्यक जांच की पुख्ता व्यवस्था कर उनकी कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। श्री सिंहदेव ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के साथ ही सभी अस्पतालों में उपकरणों और मशीनों का समुचित रखरखाव करते हुए चाक चौबंद व्यवस्था रखने को कहा। मीटिंग ये विभाग की समीक्षा बैठक है जिसमें कई बिंदुओं पे चर्चा होनी है। उसमें एक प्रमुख बिंदु ये भी है कि जो हमने तैयारी की हुई है और नए वेरिएंट की जानकारी आज से पहले भी हो गई थी, तो उस बाबत क्या क्या दिशा निर्देश हम लोगों ने जारी कर दिए हैं और क्या क्या और तैयारी करने की जरूरत है। ये तो केंद्र सरकार ही कर सकती है, राज्य सरकार तो इसमें कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन हर व्यक्ति जो बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और स्कूलों को खोलने के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल हैं, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। दर है, ये बात कैबिनेट में भी आई थी। जो संक्रमण का दर है ये काफी कम है आज की स्थिति में। तो आज की स्थिति में स्कूल खोलने की स्थिति बनी हुई है। आज आप खोल सकते हैं, रिस्क है, लेकिन रिपोर्ट आता है कर्नाटक से कि इतने बच्चे प्रभावित हो गए, वहां से इतने बच्चे प्रभावित हो गए। तो ये सावधानी भी बरतने की बात है। अपने तरफ से पिछली कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट ने यह भी अनुमति दी थी कि 100% उपस्थिति भी बच्चों की अब आप ले सकते हैं, जो पहले 50-50 थी। और इस बात के साथ उस दिन भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूछा था तो मैंने यही कहा था कि आज स्थिति अनुकूल है, लेकिन कल अगर स्थिति बिगड़ी तो बंद करने का विकल्प आपके पास है। और अटेंडेंस भी 100% कंपलसरी नहीं किया है। जो पेरेंट्स भेजना चाहें बच्चों को वो भेजें, जो ना भेजना चाहें ऑनलाइन स्कूलिंग की व्यवस्था बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने बैठक में बताया कि सभी कलेक्टरों को नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डे में हेल्प डेस्क स्थापित कर विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग, जांच रिपोर्ट, टीकाकरण तथा भारत आने के बाद क्वारंटाइन और कोरोना के लक्षण संबंधित जानकारी लेते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने को कहा गया है।
उधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 1,24,86,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 79 करोड़ से अधिक लोगों ने पहला और 45,76,00,000 से अधिक लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट अपलोड करते हुए 14 दिन का यात्रा विवरण जमा कराना अनिवार्य कर दिया है। यात्रा से 72 घंटे पहले RT-PCR जांच करानी होगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2,72,71,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। इनमें 1,77,13,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 95,58,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.11% है। प्रदेश में कल कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में 316 कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन प्रदेश में लगभग 30,000 किसानों से 88,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। सभी खरीदी केंद्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इस वर्ष कुल 2,459 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने किसानों को धान खरीदी के पहले दिन से स्वयं के बारदाने में धान बेचने की अनुमति दी है। किसानों से धान खरीदी पुराने जूट के माध्यम से भी किया जा रहा है। किसानों को अब पुराने बारदाने के एवज में 25 रुपए का भुगतान किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा 18 रुपए प्रति बोरा निर्धारित दर को बढ़ाकर 25 रुपए प्रति बारदाना कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को सहकारी समितियों और धान खरीदी केंद्रों का नियमित रूप से दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि धान खरीदी सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने कल राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों की भी बैठक लेकर धान की कस्टम मिलिंग की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में सुव्यवस्थित कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलरों की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 22,66,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। वहीं चालू खरीफ विपणन वर्ष में 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। प्रदेश के 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव और कुछ अन्य निकायों के 17 वार्डों में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। कल 3 दिसंबर को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। भिलाई नगर पालिक निगम में भी नामांकन दाखिल करने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में नामांकन के लिए निगम मुख्यालय के विभिन्न कक्षों में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र लिए जा रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए। रिटर्निंग अधिकारी प्रकाश सर्वे ने बताया कि भिलाई नगर निगम मुख्यालय में अभ्यर्थियों से नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। नॉमिनेशन चल रहा है। अभी तक हमारे निगम 70 वार्डों के लिए कुल 63 नॉमिनेशन पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी 11 जगह काउंटर बनाए गए हैं और उसके अलग से पूछताछ केंद्र के लिए अलग से आदमी बिठाया गया ताकि किसी को हेल्पलाइन में दिक्कत न हो। सारी चीज व्यवस्था अच्छे से जिला अधिकारी के निर्देश पर किया गया है। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 19 सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिन पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी होगी। निर्वाचन भवन में आयोजित ब्रीफिंग में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि सभी प्रेक्षकों को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पहले संबंधित निकाय में उपस्थिति देनी होगी। सभी सामान्य प्रेक्षक संबंधित निकायों में निर्वाचन प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखेंगे और समय समय पर अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे। मतदान दलों का रेंडमाइजेशन भी प्रेक्षक के समक्ष ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगरीय निकाय चुनाव के तहत नामांकन पत्रों की जांच 4 दिसंबर को होगी। 6 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 20 दिसंबर को होगा और मतों की गिनती 23 दिसंबर को की जाएगी।
प्रदेश में चिटफंड कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। राजनांदगांव पुलिस ने चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी एंड केयर कंपनी के 4 निदेशकों को हैदराबाद और नारायणपुर से गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ 15 करोड़ 36 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने बताया कि प्रदेश में इन आरोपियों के खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज हैं। वहीं राजनांदगांव में कुल 9 अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसके चलते आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस के द्वारा अनमोल इंडिया लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत 4 जो है डायरेक्टर्स, एक जावेद, एक रोजीना, नीलोफर और नदिया, तो ये 4 डायरेक्टर्स को हम लोग हैदराबाद और नारायणपुर से गिरफ्त में लिया गया है। इसी के अंतर्गत इन लोगों का पूरा टोटल 9 एफआईआर राजनांदगांव पुलिस में कायम हुआ है। उसमें 2 आरोपी जो पहले 2016 में गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद जो है एक विशेष टीम किया गया है। उसी के अंतराल में टेक्निकल इंटरसेप्शन और लगातार कैंपिंग के दौरान ये 4 लोगों को हैदराबाद से और नारायणपुर से पकड़ने में राजनांदगांव पुलिस के द्वारा सफलता प्राप्त हुआ है। अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग डेयरी केयर कंपनी के इन डायरेक्टरों के खिलाफ सरगुजा, कांकेर, रायगढ़, बिलासपुर और राजनांदगांव के साथ ही महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में भी कई मामले दर्ज हैं। राजनांदगांव जिले में ही 5,934 निवेशकों से लगभग 15 करोड़ 34 लाख रुपए की ठगी की गई थी। और अब कुछ खबरें जिलों से। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी राम वन गमन परिपथ परियोजना को विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। पौराणिक, प्राचीन, धार्मिक महत्व के नगर शिवरी नारायण को भी इस परियोजना के तहत पर्यटन तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, साथ ही कई आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी होने लगेगा। राज्य शासन द्वारा यहाँ पर्यटन विकास के लिए करीब 5 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर भिलाई में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्री नारायण मीणा ने निकाय चुनाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों कर्मचारियों को निकाय चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री मीणा ने अधिकारियों से कहा कि निकाय चुनाव निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर उन्होंने चुनाव से संबंधित विषयों पर प्रकाश डालते हुए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। रबी सीजन 2021 के लिए अधिसूचित टमाटर, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, प्याज और आलू जैसी उद्यानिकी फसलों के लिए बीमा कराया जा सकेगा। राजनांदगांव जिले में भी उद्यानिकी फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपर कलेक्टर CL मार्कंडे ने कलेक्ट्रेट परिसर से मौसम आधारित फसल बीमा के तहत उद्यान विभाग के जागरूकता बीमा रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रबी की अधिसूचित फसल के लिए बीमा संबंधी जानकारी किसानों को दी जाएगी। और अब मौसम। बंगाल की खाड़ी में आशंकित चक्रवाती तूफान का असर अगले 1-2 दिनों में छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है। इसके प्रभाव से बस्तर, रायपुर और बिलासपुर संभाग के पूर्वी हिस्से सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर पर निम्न दबाव का क्षेत्र स्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य बंगाल की खाड़ी पर यह एक चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो सकता है। इस बीच राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने कल बंगाल की खाड़ी में आशंकित चक्रवात से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई। तूफान से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रभावित होने की आशंका है। और इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।